नाइन्थ क्लास साइंस। तो देखो हमने ये देखा कि अगर प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना है तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए दो तरीके, नेचुरल और केमिकल, साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, साइंटिफिक में हमारे फर्टिलाइजर आ जाते हैं और नेचुरल में हमारा मैन्योर आ जाता है। मैन्योर का कोई नुकसान नहीं है, सस्ता का सस्ता है, घर में बनाया जा सकता, गांव में बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आजकल तो मशीनें भी आती हैं मैन्योर तैयार करने की, कंपोस्ट बनाने की मशीनें भी आती हैं और नेचुरली भी हम खुद बना सकते हैं। फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना थोड़ा ध्यान से जरूरी है, ठीक है, वरना नुकसान भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, चलो ये सब तो बातें ठीक है, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इतना करने से काम चल जाएगा? हमें जरूरत है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या सप्लाई किया जाए? वाटर। बिना पानी के तो काम मुश्किल है ना। और पानी का संसाधन भारत के अंदर क्या है, किसी भी देश के अंदर है ना, हमेशा कम होता है ना। वाटर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ह्यूमन के लिए भी, प्लांट के लिए भी, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए, है ना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्लांट की। तो तुम्हें एक चीज मालूम होगी, जब भी हम प्लांट के अंदर वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर को किसके अंदर सप्लाई करते हैं? प्लांट के अंदर। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? सुना है बचपन से? ये प्रोसेस हमारा कहलाता है इरिगेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन प्रोसेस। तो मुझे बताओ, प्लांट के लिए इरिगेशन जरूरी है या नहीं है? जरूरी है ना। और इरिगेशन मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं। किसी भी क्रॉप के अंदर, किसी भी तरह की प्लांट के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा पानी सप्लाई करोगे तो नुकसान है, कम सप्लाई करोगे तो नुकसान है। जितने की जरूरत है ना उतना ही देना अच्छा है, जरूरत से ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब अगला हेडिंग डालना है आज के लिए, इरिगेशन। इरिगेशन, पहले तो इरिगेशन की एक छोटी सी क्या लिखनी है? डेफिनेशन। और देखो कितनी आसान है। इसका मतलब, इरिगेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी क्रॉप में, किसी भी प्लांट में वाटर को सप्लाई करना, किसी भी प्लांट में वाटर को सप्लाई करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन। समझ में आ रहा है ना? अब लिखो, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग, बोर्ड पे लिखा हुआ है सप्लाइंग, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स, टू क्रॉप प्लांट्स is called irrigation. To crop plants is called irrigation. To crop plants is called irrigation. Is called इरिगेशन, ठीक है। मतलब क्रॉप प्लांट में जब हम वाटर सप्लाई करते हैं तो दैट प्रोसेस इज रेफर्ड एज इरिगेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ, इरिगेशन करने के लिए, प्लांट में पानी देने के लिए पानी होना भी तो जरूरी है। और पानी क्या बन जाएगा घर में? नहीं। जिसके लिए हमारे पास कैनल्स होती हैं, मतलब की नहरें, है ना। जिसके लिए हमारे पास रिवर्स होती हैं, मतलब की नदियां। जिसके लिए हमारे पास डिक्स होते हैं, मतलब की कुएं वगैरह, ठीक है। जिसके लिए हमारे पास डैम्स होते हैं, मतलब की बांध वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम पानी की मात्रा को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 में तो तुमने डेफिनेशन लिख दी होगी, इसी के आगे, है ना। अब कुछ बातें लिखना, डेफिनेशन तो शायद तुमने इसी के आगे लिख दी होगी, है ना। अब लिखो नंबर 1 पॉइंट कि आखिर किन किन की हेल्प से हम इरिगेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो लिखो, देयर आर वेरियस इरिगेशन सोर्सेस। मतलब हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है ना, कुएं हैं, नदियां हैं, डैम्स हैं। लिखो, देयर आर वेरियस इरिगेशन सोर्सेस। देयर आर वेरियस इरिगेशन सोर्सेस, वेरियस
इरिगेशन सोर्सेस, वेरियस इरिगेशन सोर्सेस लिख लो, दैट इज वेल्स। वेल्स का मतलब होता है कुएं। कैनल्स, कैनल्स का मतलब होता है नहरें। रिवर्स, इसका मतलब तो तुम्हें पता ही है, रिवर्स। टैंक्स एटसेट्रा कर लेना, है ना। वेल्स, कैनल्स, रिवर, टैंक्स, है ना। अक्सर गांव में ये होते हैं कुएं, है ना, वेल्स, कुएं। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेल्स के बारे में। लिखो स्मॉल ए, वेल्स। वेल्स भी दो तरह के होते हैं, कुएं। कुएं ना गहरे होते हैं, ये बात तो तुम्हें मालूम है। कुएं क्या होते हैं, गहरे होते हैं। होता क्या है, दो तरह के कुएं होते हैं। एक तो वो होता है जो जो जमीन के अंदर की लेयर होती है ना, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब होता है जमीन के अंदर की लेयर्स, अंदर की परतें। तो वहां से पानी इकट्ठा होता रहता है कुएं के अंदर। कुआं इतना गहरा होता है कि उन लेयरों में से, उन स्ट्रेटा के अंदर से क्या निकलता रहता है, पानी, और कुएं में इकट्ठा होता रहता है। तो ऐसे तो वेल्स, ये वाले कुएं कहलाते हैं डग वेल्स। क्या कहलाते हैं, डग वेल्स। लेकिन कुछ कुएं ऐसे होते हैं जो इनसे भी ज्यादा गहरी लेयर के अंदर से पानी निकालते हैं, मतलब कि डीपर स्ट्रेटा। डीपर का मतलब तुम्हें मालूम होगा, डीपर का मतलब होता है गहरा, है ना, बहुत ही ज्यादा गहरा। तो ऐसे कुएं जो बहुत ही ज्यादा डीप लेयर में से पानी इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उन वेल्स को हम कहते हैं ट्यूब वेल्स। उन वेल्स को क्या बोला जाता है, ट्यूब वेल्स। तो दो तरह से होते हैं, एक तो वो होते हैं जो सिर्फ स्ट्रेटा में से पानी निकाल कर इकट्ठा करते हैं, डग वेल्स। और एक होते हैं जो बहुत ही गहराई की लेयर में से पानी इकट्ठा करते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्यूब वेल्स। ठीक है। तो वेल्स के लिए लिखना मैंने ए पॉइंट में लिखवाया है वेल्स। अब लिखो वेल्स के लिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स। देयर आर two types of wells, लिख लो, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। two types of wells, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, है ना। तो डग वेल्स में क्या होता है, स्ट्रेटा में से पानी इकट्ठा किया जाता है। और ट्यूब वेल्स में क्या होता है, और भी गहरी स्ट्रेटा में से पानी इकट्ठा किया जाता है, जो और गहराई की लेयर होती है ना। तो लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो नंबर 1 डग वेल्स के लिए। लिखो नंबर 1 में, लिखो इन डग वेल्स वाटर कलेक्टेड फ्रॉम, इन डग वेल्स वाटर कलेक्टेड फ्रॉम, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करना। इन डग वेल्स वाटर कलेक्टेड फ्रॉम, कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। बोर्ड पे लिखा हुआ है, मतलब वो लेयर, है ना, जमीन के अंदर की बहुत गहरी वो लेयर जिसमें क्या भरा हुआ होता है, पानी, वाटर बियर हुआ होता है ना, वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। इन डग वेल्स वाटर कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। मतलब डग वेल्स में हम पानी इकट्ठा करते हैं, कहां से, उन स्ट्रेटा में से जिनमें क्या भरा हुआ होता है, पानी, है ना। नॉर्मली हर एक लेयर में पानी नहीं है, कितनी गहराई तक हमें जाना पड़ता है तब जाके हमें पानी मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब लिखो नंबर 2, और गहराई में चले जाओगे तो ट्यूब वेल्स। तो लिखो इन ट्यूब वेल्स, पता है वेल्स को कुआं और कुछ लोग पहले झरना वगैरह भी कहते थे, ठीक है, शावर वगैरह। इन ट्यूब वेल्स वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा। इन ट्यूब वेल्स water is collected from, in tube wells water is collected from deeper strata,
वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा, मतलब गहराई वाली लेयर, डीपर स्ट्रेटा, डीपर स्ट्रेटा। तो देखो अभी हमने कुओं के बारे में पढ़ा, वेल्स के बारे में, है ना। तुमने स्मॉल ए करके लिख रखा है ना वेल्स, अब लिखो बी। वेल्स के बाद लिखना कैनल्स, है ना, नहरें। कैनल्स का मतलब होता है नहर, जिनमें पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इरिगेशन के लिए पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, लीगली अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखो इट इज एन इलेबोरेट, बोर्ड पे लिखा हुआ है इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है अच्छा खासा, है ना। ये एक अच्छा खासा संसाधन है, पानी की मात्रा को पूरा करने का एक अच्छा खासा संसाधन है। इट इज एन इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव, बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है एक बड़ा, है ना, विशाल। यहां से पानी की बहुत बड़ी मात्रा पूरी हो जाती है, खूब पानी होता है इसमें, एक्सटेंसिव होता है ये काफी। इट इज एन इलेबोरेट एंड extensive irrigation system. It is an elaborate, extensive irrigation system. Elaborate and extensive irrigation system. Elaborate and extensive irrigation system. तो कैनल में जितनी भी नदियां वगैरह होती है ना, जितनी भी नदी वगैरह होती है, झरने वगैरह होते हैं, वहां से सारा पानी इकट्ठा होकर नहर में इकट्ठा होता रहता है। तो लिख लो कैनल रिसीव्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, कैनल रिसीव्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, वाटर फ्रॉम रिवर्स, कैनल रिसीव्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, है ना। तो रिवर में से कैनल में इकट्ठा हो जाता है, फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और कई बार हम डायरेक्टली रिवर में से भी ले लेते हैं। तो तीसरा लिखो रिवर्स, कई बार हम रिवर्स में से भी ले लेते हैं। तो लिखो रिवर्स के बारे में तो तुम्हें मालूम ही है। लिखो वाटर इज डायरेक्टली ड्रोन फ्रॉम, ड्रोन का मतलब होता है निकालना, कई बार हम डायरेक्टली नदियों में से पानी निकालते हैं। वाटर इज डायरेक्टली ड्रोन फ्रॉम द रिवर्स, water is directly drawn from the rivers, water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation. supplementing irrigation मतलब लगातार इरिगेशन करने के लिए, supplementing, supplementing irrigation, for supplementing irrigation in areas, in areas। लेकिन रिवर का इस्तेमाल है ना हम तभी करते हैं, मान लो खेत है तुम्हारे बहुत दूर और रिवर है बहुत दूर, तो आधा टाइम तो तुम्हें पानी लाने ले जाने में निकल जाएगा, है ना। जब नदी वगैरह के आसपास कृषि क्षेत्र होता है ना हमारा, तब हम नदियों से पानी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, है ना, वरना तो बेकार है। मान लो नदी बहुत दूर है और खेत तुम्हारे बहुत दूर है, तो कैसे लाएंगे पानी इतनी दूर से, है ना। आधा टाइम तो निकल पानी लाने में निकल जाएगा रोज की रोज, है ना। तो हम जनरली रिवर का इस्तेमाल तब करते हैं जब एरिया काफी आसपास होता है, फील्ड का एरिया ना, खेतों का एरिया जब आसपास होता है। तो लिख लेना इसी में, सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर्स, इन एरियाज, एरियाज क्लोज टू रिवर्स, जो रिवर के आसपास होते हैं, काफी क्लोज होते हैं, उस एरिया में रिवर का इस्तेमाल करना ठीक रहता है। क्लोज टू रिवर्स, क्लोज टू रिवर्स, क्लोज टू रिवर्स। तो कई बार क्या होता है, इतनी सारी जगहों पर इमरजेंसी में जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हम क्या करते हैं,
इतनी सारी जगहों से ना पानी को इकट्ठा करके अपने टैंक वगैरह में, जो भी गांव के अंदर टैंक वगैरह बना हुआ होता है बड़ा सा, उसके अंदर हम पानी को ला ला के इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो वहां से उस पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, है ना। लेकिन टैंक में थोड़ा बहुत ही पानी आ पाता है पूरे गांव के लिए। तो डी और लास्ट लिखना टैंक्स। टैंक पानी की जरूरत को पूरा तो कर देता है, लेकिन ये एक छोटा संसाधन है ना, इसमें ज्यादा पानी नहीं रख सकते, 1 या 2 दिन ही चलेगा बस। लिख लो, दीज आर द स्मॉल स्टोरेज, है ना, छोटा स्टोरेज होती है ये, ज्यादा पानी नहीं इकट्ठा कर पाती है। दीज आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वोयर्स। दीज आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वोयर्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है रिजर्वोयर्स, रिजर्वोयर्स इसका मतलब होता है पानी रखने का कोई साधन, है ना। रिजर्वोयर का मतलब कंटेनर जिसमें पानी है। दीज आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वोयर्स, ठीक है। तो हमने अब तक 2 बातें पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर कि क्रॉप को इंप्रूव कैसे किया जाए, क्रॉप की वैरायटी को अगर इंप्रूव करना है तो कैसे करें, मतलब क्रॉप के अंदर इंप्रूवमेंट हमने पढ़ ली, क्रॉप्स के अंदर इंप्रूवमेंट हमने पढ़ ली, ठीक है। क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए वो भी हमने पढ़ लिया, है ना। सोइल को न्यूट्रिशन देकर, इरिगेशन लगाकर, नेचुरल तरीके से मैन्योर सप्लाई कर कर, केमिकल तरीके से फर्टिलाइजर सप्लाई करके, है ना। तो प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है, इंप्रूव भी किया जा सकता है। क्वेश्चन ये है, तुमने बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करा, इंप्रूव करा, है ना, प्रोडक्शन तुम्हारा बढ़ गया, लेकिन अगर इतना सारा बनाया हुआ, उत्पादित किया गया बनाया हुआ सारा अनाज, जितनी भी तुमने फसल करी थी, जितना भी क्रॉप्स इकट्ठा करा था, रखने की जगह नहीं है, ऐसी पड़ा हुआ है, ड्रम वगैरह में खुला पड़ा हुआ है, क्या कोई फायदा है ऐसी क्रॉप्स का? बेकार हो जाएगी, बारिश आ गई बर्बाद हो जाएगा, बह जाएगा पानी, है ना, कीड़े लग जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर इंप्रूव करना तो देखो जरूरी है ही, चीजों को सुधारना तो जरूरी है ना, प्रोडक्शन को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जितना भी इंप्रूव करा है और जितना भी तुमने प्रोड्यूस करा है उसको भाई प्रोटेक्ट करके भी तो रखो, सुरक्षित करके भी तो रखो। तुम्हारे पास इतने सारे प्रोडक्शन को रखने के लिए स्टोरेज भी तो होनी चाहिए, है ना, जिसके अंदर तुम इतना सारा प्रोडक्शन बना बना कर रखोगे। भाई ऐसा तो होता नहीं है कि आज बनाया कल बिक जाएगा, कल बनाया परसों बिक जाएगा, तुरंत थोड़ी ना बिकता है, समय लगता है। और जब तक समय लगेगा तब तक को उस चीज को संभाल कर तो रखो। कहने का मतलब ये, क्रॉप की प्रोटेक्शन होनी भी बहुत जरूरी है, क्रॉप को इंप्रूव करना जरूरी है, उसके अंदर का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन जितना भी तुमने प्रोडक्शन करा है उसको सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हमारी जरूरत है, चैप्टर का नेक्स्ट मेन हेडिंग है, लिखो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब तुमने बनाने पर तो ध्यान दे दिया लेकिन प्रोटेक्ट नहीं करा। तुम्हें मालूम है कई बार क्या होता है, जब हम खेती वगैरह करते हैं, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब जब हम फूड प्रोड्यूस करते हैं खेतों के अंदर, तो कई बार कीड़े लग जाते हैं, मक्खी मच्छर लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, है ना, कुछ भी हो जाता है, टिड्डे वगैरह लग जाते हैं। और साइडों में तुमने देखा होगा छोटी मोटी बेमतलब की क्या निकल आती है, घास वगैरह, जिसको हम घास नहीं बोलेंगे यहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे वीड्स। तुम्हें मालूम है घासें भी कई तरह की होती हैं, ठीक है। सारी की सारी बेमतलब के जो प्लांट निकल आते हैं ना, मान लो तुमने जो खेती कर, मान लो कोई प्लांट था गोभी वगैरह का ना, जो भी था मतलब, और साइडों में छोटी मोटी बेमतलब की क्या निकल रहे हैं, छोटे छोटे पौधे से निकल रहे हैं। ये छोटे छोटे पौधे ना नुकसानदायक होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। मान लो बीच में एक मेन प्लांट है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, बीच में एक मेन प्लांट है ना, मान लो गोभी का, जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, लेकिन साइडों में ना छोटी छोटी बेमतलब की घास निकल रही है।
मिट्टी से मिलने वाला न्यूट्रिशन घास भी ले रही है ना साथ में। मिट्टी से जो जो न्यूट्रिशन मिलता है वो न्यूट्रिशन प्लांट के लिए भी है ना, और वो न्यूट्रिशन इन पत्तियों के लिए भी है। तो ये बेमतलब की पत्तियां ले रही है ना, बेमतलब के जो छोटे मोटे पौधे निकले हुए होते हैं ना जिनकी जरूरत नहीं होती, बेमतलब में उनको भी वो न्यूट्रिशन मिल जाता है, और प्लांट के लिए न्यूट्रिशन रह जाता है कम, और सारा न्यूट्रिशन ले लेती है पत्तियां, क्योंकि पत्तियां बहुत फैलती चली जाती हैं, फिर ये खूब बढ़ती चली जाती हैं। तो इसको हटाना बहुत जरूरी है। रेगुलरली हमें क्या करते रहना चाहिए, कटाई वगैरह, ताकि मिट्टी के अंदर का जितना भी न्यूट्रिशन है वो उसी को मिले जिसके लिए जरूरी है। ये बेमतलब की घास वगैरह से कुछ नहीं होने वाला। और ये जो बेमतलब की घास वगैरह, बेमतलब के छोटे मोटे पेड़ पौधे पत्ते वगैरह निकले हुए होते हैं ना, ये सारी चीजें कहलाती है वीड्स। वीड्स को हम बोलते हैं खलपतवार। क्या बोलते हैं, खलपतवार। तो ये बेमतलब की चीजें होती हैं, इनको हटाया जाना ज्यादा जरूरी है। मतलब क्रॉप को क्या करके रखना चाहिए, प्रोटेक्शन करके रखना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, मक्खी मच्छर लग जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो रेगुलरली हमें उसमें क्या सप्लाई करते रहने चाहिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह। ठीक है, तो पहले तो नोट के अंदर लिखना, एक जनरल सी बात लिखो, लिखो नोट के अंदर, लिखो फील्ड क्रॉप्स आर, बोर्ड पे लिखा हुआ है, फील्ड क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स आर affected by, affected, field crops are affected, बोर्ड पे लिखा हुआ है affected, field crops are affected by weeds, बोर्ड पे लिखा हुआ है weeds। मतलब जो क्रॉप्स वगैरह होती है उन पर असर पड़ता है वीड्स का, ठीक है, मक्खी मच्छरों का। अभी लिखवा रहा हूं, फील्ड क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय वीड्स कॉमा इंसेक्ट्स, वेट्स कॉमा इंसेक्ट्स कॉमा पेस्ट। ये पेस्ट भी वही होते हैं, छोटे मोटे जंतु, बैक्टीरिया वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स कॉमा पेस्ट एंड डिसीज, है ना। और प्लांट को क्या हो जाती है फिर, बीमारी। अब तुम सोच रहे होंगे भाई प्लांट को भी बीमारी, बिल्कुल भाई, प्लांट को नुकसान नहीं होता क्या, क्या प्लांट के न्यूट्रिशन पर नुकसान नहीं होता, बिल्कुल। जैसे हम लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो हम बीमार पड़ जाते हैं, वही काम प्लांट में भी होता है। प्लांट को अगर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन ना मिले, ठीक है, उसकी जरूरत के हिसाब से, तो उसमें भी डिसीज हो सकती है। क्या दिक्कत है। फील्ड क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिसीजेस। अब ये कैसे दिक्कत करती हैं चीजें वो लिखेंगे, और हमें इन सब चीजों से क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो लिखो, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे वीड्स। तो वीड्स में मैंने बताया था अलग अलग तरह के छोटे मोटे पौधे वगैरह आ जाते हैं, घास वगैरह आ जाती हैं। मेनली वैसे ना इसके अंदर घास वगैरह ही आती है। तो लिखो वीड्स के लिए, लिखो बताओ ये कैसे प्लांट है जो हमारी जरूरत के हिसाब से, जो हम वांटेड है ना, जो हम चाहते हैं, नहीं, ये वो प्लांट है जो कैसे होते हैं, अनवांटेड, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, बेमतलब में होते हैं, कहीं पे भी हो जाते हैं ये। तुमने देखा होगा जैसे घर होता है, घर के बाहर नाली वगैरह होती है, आसपास तुमने देखा हो कई बार गंदी गंदी छोटी मोटी घास से निकल आती है, थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, मिट्टी मिल जाती है और सनलाइट मिल जाती है, तो वहां पर एक दो पत्ते निकल आते हैं हरे हरे से, है ना, घास से निकल आती है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वीड्स का। अक्सर लोग बरामदा होता है ना, बाहर घर का आंगन होता है, वहां पर वो थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह कर लेते हैं ना, तो बगीचा सा बना देते हैं, तो वहां पर भी वो घासें निकल आती हैं। जरूरत है कि हम उन घासों को काट दे, वरना वो बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे वीड्स। तो वीड्स कैसे प्लांट होते हैं, वांटेड या अनवांटेड। अनवांटेड भाई किसको जरूरत है इनकी, बेमतलब की चीज है ये। लिखो, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, weeds are unwanted plants, weeds are unwanted plants, unwanted plants in cultivated field। कल्टिवेटेड फील्ड का मतलब होता है जहां पर हमने क्या कर रखा है, एग्रीकल्चर, जहां पर हमने खेती बाड़ी कर रखी है।
वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टीवेटेड फील्ड। अब मैं तुम्हें कुछ वीड्स के एग्जांपल लिखवा रहा हूं, पेपर में कई बार आ चुके हैं। लिखो फॉर एग्जांपल ज़ैंथियम, सुनी नहीं होगी तुमने, अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुमने सुनी नहीं है। ज़ैंथियम लिख लो, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं गोखरू, अच्छा नाम है ना, गोखरू, ठीक है। एक और लिखो पार्थेनियम, ये सारी घासें हैं, पार्थेनियम, ये होती है गाजर घास, गाजर घास, भाई नाम है इसका। एक और लिखो साइपर्नियस, साइपर, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना भाई, इसलिए मैं अभी पहले अच्छे से चेक कर लेता हूं। साइपर्नियस ये होती है हमारी, इसका पूरा नाम है साइपर्नियस रोहेंडस, रोहेंडस, और इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं मोथा, मोसा मत लिख देना, मोथा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने वीड्स के एग्जांपल लिखवा दिए, अगर पेपर में आता है 1-2 नंबर में कि वीड्स के एग्जांपल दीजिए, तो तुम उसके अंदर ही एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। अब लिख लेना एटसेट्रा। तो वीड्स कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, क्वेश्चन ये है, ये अगर तुम बोलोगे कि भैया घास ही तो निकल ली, क्या दिक्कत है निकलने, तो छोटा मोटा पौधा, नहीं दिक्कत है मैंने तुम्हें भी बताया था ना, प्लांट को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना सोइल से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उस पर किसका हक होता है, प्लांट का। लेकिन ये ना बेमतलब की घास वगैरह होती है साइडों से जो निकल आती है, और सोइल से मिलने वाला न्यूट्रिशन ये भी लेना शुरू कर देती है, तो प्लांट को कम नहीं पड़ेगा न्यूट्रिशन, प्लांट को न्यूट्रिशन कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन कौन लेती रहेंगी, घास भी लेती रहेंगी। तो ये बात नोट में लिख लो कि ये वीड्स कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो लिख लो वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स, वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स, वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये न्यूट्रिशन ले लेती हैं वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रेड्यूस द ग्रोथ, एंड रेड्यूस, रेड्यूस का मतलब होता है कम कर देना, मतलब प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, कम। कौन कर देता कौन कर देता है कम ग्रोथ, वीड्स। एंड रेड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रेड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, reduce the growth of crop, reduce the growth of crop, तो क्रॉप की ग्रोथ कम होती चली जाती है, reduce the growth of crop, ठीक है। तो वीड्स तो ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं अब देखते हैं इंसेक्ट वगैरह, भाई इनकी तो बात ही मत करो, ये तो प्लांट को क्या हमको भी नुकसान पहुंचाते हैं। इंसेक्ट्स, और लिख लेना पेस्ट, है ना, मक्खी मच्छर वगैरह, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म, तो लिख लो। ये क्या करते हैं, ये प्लांट पर अटैक करते हैं। तुमने देखा होगा कई बार तो कभी कभी किसी फल के अंदर भी कीड़ा निकल आता है ना, आलू के अंदर, मटर के अंदर, है ना, तो ये उसी चीज का एग्जाम्पल है। तो ये प्लांट को 3 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार क्या होता है, पत्ती पे कीड़ा लग जाता है, पत्ती पे मच्छर वगैरह लग जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज रूट पे भी लग जाते हैं। रूट पर लगना बड़ी नुकसानदायक बात है, रूट पर लग जाता है कीड़ा, स्टेम पर लग जाता है मक्खी मच्छर, लीफ पे मक्खी मच्छर लग जाते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट और पेस्ट जो होते हैं वो 3 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले तो इंसेक्ट और पेस्ट के आगे लिखना, लिखो दे अटैक, अटैक, अटैक का मतलब समझते हो ना, they attack on plants, they attack on plants in 3 ways, 3 तरह से, in 3 ways, they attack on plants in 3 ways, in 3 ways। अब वो कौन कौन से हैं वो लिखो स्मॉल ए करके। पहला लिखो दे कट द रूट,
मतलब रूट को काटना शुरू कर देते हैं। दे कट द रूट स्टेम, दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ, दे कट द रूट कॉमा स्टेम एंड लीफ एंड लीफ। और प्लांट का जितना भी जूस होता है ना, जो प्लांट के लिए जरूरी होता है, प्लांट के सेल में ना, प्लांट के सेल में, तुम्हें मालूम है ना प्लांट में सेल होते हैं, प्लांट के सेल में जितना भी सैप होता है, जूस होता है, सारा जूस कौन चूस लेते हैं? ये मक्खी मच्छर चूस लेते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। बी में लिखो, लिखो बी के अंदर, दे सक द सेल सैप। सक का मतलब होता है चूसना, और सेल सैप का मतलब होता है सेल के अंदर बनने वाला रस या जूस। ठीक है, तो सारा रस चूस लेते हैं ये। लिखो, दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दे सक द सेल सैप, दे सक द सेल सैप from various parts of plants, from various parts of plants, various parts of plants, they suck the cell sap from various parts of plants। ठीक है, और कई बार ये फ्रूट के अंदर भी घुस जाते हैं। तो तीसरा लिख लो, लास्ट लिखो, दे बोर। बोर का मतलब होता है छेद करके घुस जाना, है ना, बोर। दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स, दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। तो तुमने देखा होगा फल वगैरह के अंदर कई बार कीड़ा वगैरह निकल आता है और वो सड़ जाता है ना, छेद हुआ होता है, तो फिर हम उसको फेंक देते हैं। क्या फायदा खाने से, खाने का दोबारा कुछ भी खाने लायक ना बचे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसेक्ट्स और पेस्ट वगैरह। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, है ना, प्लांट को सुरक्षित रखें, प्लांट को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ठीक है, सुनकर ये बात अजीब लगेगी, तुमने सुना होगा अक्सर इंसान को बीमारी हो जाती है ना, किसी भी वजह से। जब हमारा स्वास्थ्य जो होता है वो ठीक नहीं होता है, हमारी जो हेल्थ कंडीशन होती है वो ठीक नहीं होती है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। प्लांट में भी होती है डिसीज, प्लांट में भी होती है। क्यों? प्लांट को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट ना मिले तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। प्लांट के आसपास इंसेक्ट, मक्खी मच्छर, दुनिया भर के बैक्टीरिया, फफूंदी वगैरह, फंजाई वगैरह, पैथोजेंस वगैरह, ठीक है, ये सब होने लगे तो भी प्लांट की दुर्गति हो जाएगी। तो ये प्लांट की बीमारी नहीं है, तो क्या है? प्लांट की बीमारी है। ठीक है, तो मैंने नंबर 1 में एक्सप्लेन करवाया था वीड्स, नंबर 2 में एक्सप्लेन करवाए थे इंसेक्ट, है ना। अब नंबर 3 में एक्सप्लेन करवाऊंगा डिसीज, कि प्लांट के अंदर डिसीज भी हो जाती है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस डिसीज को रिमूव करें। लेकिन कैसे, वो बाद में समझेंगे, पहले लिखो डिसीज के लिए। अगर डिसीज हो जाती है तो किसकी वजह से होती है, तो लिखो डिसीजेस इन प्लांट। डिसीजेस का मतलब होता है बीमारियां, है ना। डिसीजेस इन प्लांट, बोर्ड पे लिखा हुआ है DISEASE। डिसीज में एसओ लगा दो बस लास्ट में। डिसीजेस इन प्लांट्स आर कोज्ड बाय, बोर्ड पे लिखा हुआ है आर कोज्ड बाय CAUSED, कोज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस वो छोटे छोटे जीव होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया, है ना। डिसीजेस इन प्लांट कोज्ड बाय, कोज्ड का मतलब होता है कारण, मतलब प्लांट के अंदर जो बीमारियां होती हैं पैथोजन की वजह से होती है, पैथोजन इनका कारण है। डिसीजेस इन प्लांट आर कोज्ड बाय पैथोजेंस, लिख लो, सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस।
बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, है ना। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। तो वीड्स नुकसान पहुंचाती हैं प्लांट को, इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं, डिसीज नुकसान पहुंचाती हैं, है ना। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, हमारे पास फर्टिलाइजर हैं, हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स हैं। नाम से ही पता चल रहा है इंसेक्टिसाइड्स, जो किससे छुटकारा दिलवाती है, मक्खी मच्छरों से। हमारे पास पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स ऐसी दवाइयां हैं जो किससे छुटकारा दिलवाती हैं, छोटे छोटे पेस्ट से, ठीक है। और हमारे पास फंगीसाइड्स है, फंगीसाइड्स नाम से पता चल रहा है ये प्लांट को किससे छुटकारा दिलवाती है, फंगी से, फंजाई से, है ना। लेकिन ध्यान रखना सबसे बड़ी दिक्कत है इन तीनों चीजों की, ये जो मैंने तीनों मेडिसिन या तीनों के तीनों केमिकल बोर्ड पर लिखवाए, ये हाईली पॉइजनस होते हैं और इनका इस्तेमाल सोच समझकर ही करना चाहिए। एक जरा सी गलती पूरे प्लांट को पॉइजनस बना सकती है, क्योंकि प्लांट हमारे लिए है ना। अगर प्लांट वेजिटेबल्स को या अनाज को जहरीला बना देगा तो फिर क्या फायदा ऐसे प्लांट का। इसलिए इन सब का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए, ठीक है। तो नोट के अंदर लिखना कि आखिर हम इनका इस्तेमाल करके कैसे छुटकारा दिलवा सकते हैं प्लांट को उसकी बीमारी से, प्लांट को इंसेक्ट से। तो लिखो वीड्स कॉमा इंसेक्ट्स, वीड्स WEEDS, WEEDS, वीड्स कॉमा इंसेक्ट्स and diseases controlled by लिख लो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है कंट्रोल्ड बाय, मतलब अगर तुम्हें इस तरह की बीमारियों को, मक्खी मच्छरों को, बैक्टीरिया को, पेस्ट को दूर रखना है तो तुम्हें इन केमिकल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय द मेथड ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एटसेट्रा कर लेना, ठीक है। लेकिन इनका ना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। जितना की जरूरी है उतना बस, है ना, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस हाईली पॉइजनस होते हैं, जहरीले टॉक्सिक होते हैं ये, और ये प्लांट को भी टॉक्सिक बना देंगे अगर तुमने ज्यादा इस्तेमाल करा। मच्छर तो मर जाएगा, लेकिन उस प्लांट से जो चीज मिली है ना उसको खाने के बाद हम भी जिंदा नहीं बचने वाले फिर। तो नंबर 2 में लिखना, नंबर 2 में इंपोर्टेंट डाल देना, पेपर में आता है कि इनका ज्यादा यूज खतरनाक क्यों होता है, इन केमिकल्स का ज्यादा यूज करना क्यों खतरनाक होता है। तो लिख लो, लिखो एक्सेसिव यूज। एक्सेसिव का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक रूप से, है ना, जरूरत से ज्यादा। लिखो एक्सेसिव यूज ऑफ these chemical excessive use of these chemical substances, these chemical substances creates problem। क्या क्रिएट कर देते हैं ये? प्रॉब्लम। these chemical substances creates problems because they can be poisonous to plants and animals, because they can be poisonous to plant and animals, they can be poisonous to plant and animals, and it creates environmental pollution,
and it create environmental pollution and it create environmental पोल्यूशन। तुम सोच रहे होंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैसे? तुम्हें याद होगा मैंने फर्टिलाइजर में पढ़ाया था, कई बार क्या होता है हम जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर सप्लाई कर देते हैं, केमिकल सप्लाई कर देते हैं और बाद में पानी डाल देते हैं, तो पानी में वो केमिकल बह जाता है और क्या पोल्यूट हो जाता है? वाटर पोल्यूट। और वाटर पोल्यूशन भी किसका एग्जांपल है? एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना, है ना। एक समय आ रहा है पानी में बह रहा है, एक समय आएगा हवा में आएगा, भाई मिट्टी में तो फैलता ही जा रहा है केमिकल, पानी में भी फैलता जा रहा है, एनवायरनमेंट तो वैसे ही पोल्यूट हो रहा है। तो हमें जरूरत है कि हम इस तरह की सावधानी को बेहद रूप से बरतें, ठीक है, गलती ना हो, प्लांट को बचाने के चक्कर में दूसरी चीजें खराब ना हो जाए, ठीक है। तो देखो जैसे तैसे हम प्लांट को ग्रो करवा लेते हैं, प्लांट की सारी डिजीज को खत्म कर देते हैं, प्लांट के इंसेक्ट, बैक्टीरिया, जर्म्स, इन सबको भी खत्म कर देते हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन हो जाता है ना, स्टोरेज की बड़ी दिक्कत रहती है। स्टोरेज का मतलब होता है जितना भी तुमने माल बनाया है ना, उस माल को रखोगे कहां? बताओ, गेहूं का उत्पादन करा, दुनिया भर का तुमने क्या प्रोड्यूस करा? व्हीट प्रोड्यूस करा, व्हीट, व्हीट समझते हो ना, गेहूं, दुनिया भर का बना लिया। अब क्या आज बनाया अगले दिन बिक जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, सामान रखना पड़ता है ना भाई, महीने 2 महीने तक, है ना, 1-2 हफ्ते तक तुम्हें वो पहले संभाल के रखना पड़ेगा, धीरे धीरे मार्केट के अंदर बिकेगा। आज प्रोड्यूस करा है, कल नहीं बिकने वाला, धीरे धीरे बिकती हैं चीजें, एकदम से नहीं बिकती। तो एकदम से तो बिकेगा नहीं। क्वेश्चन ये है कि अगर स्टोरेज करके रखेंगे तो कैसी जगह स्टोरेज करके रखें? मुझे बताओ, सुरक्षित रखना भी तो बहुत जरूरी है। प्रोड्यूस कर लिया और खराब हो गया, मक्खी मच्छर लग गए, सड़ गया, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। बारिश से बचाना जरूरी है, इंसेक्ट से बचाना जरूरी है, गर्मी से बचाना जरूरी है ना, जानवरों से बचाना जरूरी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा यही है, लिखो, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स को मतलब कि अनाज को स्टोर करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अक्सर ये देखा जाता है कि स्टोरेज की वजह से ना कितना सारा एग्रीकल्चर से बनाया गया माल, कितना सारा एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्शन या ग्रेन बर्बाद होता है हर साल। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के पास अच्छी खासी क्या नहीं होती है? स्टोरेज नहीं होती है ना। अब नहीं, इंडिया में तो ऐसे ही होता है भाई, इंडिया में तो ऐसे ही होता है। खैर, नंबर 1 लिखो, लिखो स्टोरेज लॉसेस, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मतलब स्टोरेज की वजह से क्या क्या नुकसान हो जाते हैं अगर स्टोरेज ना हो तो लिखो, स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर वेरी हाई। स्टोरेज लॉसेस, लॉसेस का मतलब होता है हानियां, नुकसान, है ना। तो स्टोरेज की वजह से हमारा जो अनाज है, इंडिया का एग्रीकल्चर है, वो बहुत बर्बाद होता है हर साल। स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर वेरी हाई। स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर इज वेरी हाई। लिखो, ड्यू टू सम बायोटिक, ये पहले भी वर्ड आया था इस चैप्टर में, ड्यू टू सम बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। पता है, जितना भी तुमने प्रोडक्शन करा है उसको भी 2 तरह के फैक्टर नुकसान पहुंचाते हैं, एक तो बायोटिक और एक होता है अबायोटिक फैक्टर। एक होता है हमारा बायोटिक और एक होता है अबायोटिक फैक्टर। अभी बताता हूं इसके बारे में, लिख लो पहले। इन एग्रीकल्चर इज वेरी हाई ड्यू टू सम बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग होते हैं। तो बताओ, नुकसान पहुंचाने में कौन पीछे नहीं हटने वाले? इंसेक्ट, है ना, कीड़े मक्खी मच्छर वगैरह, है ना। फंजाई भी नुकसान पहुंचा सकती है। फंजाई भी कैसी होती है? बायोटिक, जीवित चीज होती है, ये लिविंग होती है। बताओ, बैक्टीरिया भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी कैसा फैक्टर है? बायोटिक, ठीक है। और कुछ अबायोटिक, बताओ, मौसम के अंदर अगर मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर मालूम है क्या होता है? मॉइस्चर का मतलब होता है नमी।
कई बार क्या होता है मौसम के अंदर बहुत ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, नमी वाला मौसम होता है, तो ऐसे में क्या होता है जितना भी अनाज होता है ना उसमें बदबू आने लगती है। और अगर उसकी केयर ना की जाए, अगर उसको किसी ऐसे स्थान पर ना रखा जाए जहां पर मॉइस्चर कम है, तो वो सारा का सारा अनाज खराब भी हो सकता है। तो मॉइस्चर को दूर रखना चाहिए। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। हमें अपने अनाज को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर थोड़ी हवा वगैरह आती रहे, ठीक है। कई बार क्या होता है टेम्परेचर हद से ज्यादा हो जाता है, गर्मी, है ना तो टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा, ना ही टेम्परेचर जरूरत से कम। ये दोनों फैक्टर कैसे हैं, नॉन लिविंग, लेकिन ये फिर भी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो नोट के अंदर लिख लो कि कौन से बायोटिक और कौन से अबायोटिक। खैर मैंने ये लिखवाया ना, ड्यू टू सम बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, है ना। अब नोट के अंदर लिख लो कौन कौन से बायोटिक है और कौन कौन से अबायोटिक है। तो नोट के अंदर डायरेक्ट लिखो, यही सब लिखवाऊंगा, लिखो बायोटिक फैक्टर्स लाइक इंसेक्ट, बायोटिक फैक्टर्स लाइक insects, comma, fungi, biotic factors like insects, comma, fungi, comma, bacteria, बैक्टीरिया, है ना। इसी में लिख लो एंड अबायोटिक फैक्टर्स लाइक, एंड अबायोटिक फैक्टर्स लाइक moisture and temperature, moisture and temperature। moisture का मतलब होता है नमी, moisture and temperature, moisture and temperature। तो हमें जरूरत है कि हम स्टोरेज पर भी ध्यान दें। मुद्दे की बात ये नहीं है कि अगर एक फार्मर किस तरह से प्रोड्यूस करता है, मुद्दे की बात ये भी है कि जितना भी उसने प्रोड्यूस कराया ना उसको सुरक्षित किसी एक जगह पर संभाल कर रखा जाए। अगर तुम संभाल कर नहीं रख रहे हो तो क्या फायदा उसको बनाने का, फिर तो वो वेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो हमें कुछ मेजर्स इस्तेमाल करने चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी स्टोरेज को कैसा बना सके, बेस्ट। बेस्ट तो नहीं लेकिन आप बेटर तो बनाए कम से कम। आज के समय में स्टोरेज पर बहुत कम ध्यान देते हैं क्योंकि स्टोरेज का मतलब होता है खाली स्थान पर सामान रखना, है ना। और खाली जगह किसान खरीद नहीं पाता है, फार्मर कहां खरीद पाते हैं इतनी, क्योंकि गरीब होते हैं भाई। अब लिखो नंबर 2, नोट बंद हो गया है, नोट का काम खत्म। अब नंबर 2 लिखना है कि अगर स्टोरेज करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है हमारे पास स्टोरेज होती है, उठाते हैं माल रख देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस कमरे में या जिस एरिया में तुम अपने माल को रखने वाले हो ना, बोरियां रखने वाले हो अनाज की, पहले तो ये देखो कि वो रूम पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई, है ना। दूसरी चीज, उस रूम के अंदर अच्छे से केमिकल वगैरह छिड़कवा दिए जाएं, उतने ना छिड़काए जाएं कि अनाज में बदबू आ जाए, है ना, सोच समझ कर, है ना। और उस रूम के अंदर कम से कम थोड़ी बहुत क्या आनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, है ना, सूरज की किरण आनी चाहिए। और तीसरी चीज, रूम के अंदर थोड़ी बहुत क्या आनी चाहिए, हवा वगैरह आनी चाहिए। अगर हम ये कुछ मेजर्स कर लें तो हमारी स्टोरेज के अंदर रखा हुआ माल कभी खराब नहीं हो सकता। कभी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर रख दो और खराब ही नहीं होगा, कभी का मतलब है जब तक रखना चाहते हो ना तब तक तो खराब नहीं होने वाला, सुरक्षित रहेगा लंबे समय तक, ठीक है। तो लिखो मैनी कंट्रोल मेजर्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है मैनी कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड, मैनी control measures are used before grains, many control measures are used before grains are stored, before grains are stored, है ना।
बिना स्टोर मतलब स्टोर करने से पहले हमें कुछ मेजर्स करने चाहिए। क्या क्या करने चाहिए? रूम की साफ सफाई करवानी चाहिए, कुछ केमिकल छिड़कवाने चाहिए, दवाई वगैरह, है ना। सनलाइट का प्रबंध करना चाहिए। प्रबंध का मतलब ये नहीं सनलाइट हम खुद लेकर आएंगे। सनलाइट का प्रबंध करने का मतलब है ऐसी जगह विंडो होनी चाहिए जहां से सनलाइट वगैरह आए, कम से कम दिन में कुछ समय तक तो आए सनलाइट, है ना। सनलाइट भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो लिख लो, बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, फॉर फ्यूचर यूज, बिफोर ग्रेन्स आर यू, बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, है ना। अगर तुम भविष्य में उन ग्रेन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें कुछ काम करने पड़ेंगे उस रूम में, जिस रूम में तुमने माल रखा है। क्या क्या करने पड़ेंगे अब वो लिखो फुल स्टॉप के बाद। तो फुल स्टॉप के बाद लिखो, लिखो इट इंक्लूड क्लीनिंग, इट इंक्लूड क्लीनिंग। और पता है जब साफ सफाई धुलाई वगैरह करते हैं तो उसे ना पहले सूखने दो रूम को। कहीं पर भी थोड़ा बहुत गीला रह गया या नमी रह गई तो अनाज खराब हो सकता है। तो पहले रूम को बहुत अच्छे से सूखने दो, ड्राई होने दो। तो लिख लो, इट इंक्लूड क्लीनिंग कॉमा प्रॉपर ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है सूखना, प्रॉपर ड्राइंग विद सनलाइट, प्रॉपर ड्राइंग, ड्राइंग बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रॉपर ड्राइंग विद सनलाइट एंड अप्लाई सम केमिकल्स, एंड अप्लाई सम केमिकल्स, है ना। जो थोड़े बहुत मक्खी मच्छर वगैरह है वो मर आ जाए, है ना। और इतना भी केमिकल ना हो कि अनाज पर असर पड़े उसका, जरूरत के हिसाब से बस, है ना। एंड अप्लाइंग सम केमिकल्स दैट किल बैक्टीरिया, जो कमरे के अंदर के बैक्टीरिया को मार दें। एंड अप्लाइंग सम केमिकल्स दैट किल बैक्टीरिया, अप्लाइंग some chemicals that kill बैक्टीरिया, है ना। तो जो बैक्टीरिया को मार सके, ठीक है। तो देखो अनाज हम प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया भर का प्रोडक्शन करते हैं, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम स्टोर करके रखते हैं। लेकिन तुम्हें मालूम है ना एग्रीकल्चर में पशुओं का भी उतना ही काम होता है जितना हम लोगों का। किसानों का तो काम है ही, लेकिन साथ ही साथ एनिमल्स का भी काम है। भाई हल चलाने का काम बैल चाहिए होता है ना, गाय भैंस वगैरह ये सब कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम केवल ग्रेन को ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एनिमल को भी, जानवरों को भी। जितना भी तुम पशु इस्तेमाल करते हो अपने खेतों में, अपनी कृषि के अंदर, अपने एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी भी तो केयर करो, है ना। उनके लिए अच्छा खासा चारा तैयार करो ना, फोडर क्रॉप्स होती हैं, उनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, ठीक है। उनको उनके लिए भी रहने की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए बैल वगैरह की। तो इस चीज पर भी ध्यान दिया जाता है, मतलब हमें एनिमल की भी केयर करके रखनी पड़ती है। क्रॉप की प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो एनिमल की प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए अगला हेडिंग बना दो, सब हेडिंग लिखो एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जब हम एनिमल को सुरक्षित तौर पर रखते हैं, जानवरों को पालते हैं, जानवरों का पालन पोषण करते हैं, उनको खाने पीने के लिए अच्छा चारा देते हैं, ठीक है, उनको रहने के लिए जगह दी जाती है ना। वो भी तो भाई जानवर है, मेहनत करते हैं, तो उस इसलिए, है ना। तो ये कहलाती है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो उनके लिए भी अच्छी किस्म के चारा इस्तेमाल करो ताकि उनके अंदर एनर्जी है और ज्यादा काम करें। तो लिखो, इट इंक्लूड्स फीडिंग, फीडिंग का मतलब होता है उनको खाने पीने के लिए देना। इट इंक्लूड्स फीडिंग कॉमा ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब होता है उनकी जनरेशन को बढ़ाना ना, रिप्रोडक्शन करवाना, ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल, और उनकी बीमारियों पर भी ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि जानवर बीमार है पड़ा रहने दे, है ना, उनकी बीमारियों पर भी ध्यान दो। इट इंक्लूड्स फीडिंग कॉमा ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल, एंड डिसीज कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल। लिखो, इट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट इज द साइंटिफिक
मैनेजमेंट ऑफ एनिमल, साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यूं ही काम चलाने लायक जानवरों को पाल रहे हैं, थोड़ी भाई डॉक्टर के हिसाब से चलो, उसमें एनिमल के लिए भी डॉक्टर्स होते हैं, क्या बीमारी है क्या नहीं उसको ठीक करने की कोशिश करो, उसके लिए कौन सा खाना उचित है, कौन सा खाना बढ़िया है वो देखो, है ना, साइंटिफिक तरीके से सोच को बदलो, सोच को डेवलप करो एनिमल्स के लिए भी। इट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, इट इज द scientific management of animals।